Now, I hope any of you have worked with GWASR on these lodigators. I think all the ships we have this lodigator. So, you had the opportunity to work on this. प्लान वगैरह बनाई थी कभी कार्गो प्लान? नहीं, नो वे. बनाया सर. बनाया, वेरी गुड. सो कैन यू टेल मी इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं? व्हाट ऑल द कि आप इस पे प्लान बनाते हो, हाउ डू यू ट्रस्ट हिम कि यार ये इंस्ट्रूमेंट जो है मेरे को जो डेटा दिखा रहा है वो ठीक है कि नहीं है? कुछ कभी मन में आया होगा? नहीं. सर ये टेस्ट करते हैं ना टेस्ट कंडीशन से. ओके. सो टेस्ट कंडीशन से कैसे टेस्ट करते हैं? आई मीन इफ यू हैव डन इट, आई एम सेइंग दैट यस, कि अगर आपको होता है सर डाटा डालते हैं सारा, वो सारा मैच करना चाहिए उस कंडीशन से. तो इसका तो मतलब इनिशियल कंडीशन का डाटा डालते हैं सर, जो भी बैलास्ट है या कार्गो है, और वो मैच होना चाहिए सर उसके ड्राफ्ट वगैरह और एसएफपीएम. या देखिए कई बार क्या होता है कि कंडीशंस हैं आपके पास, तो वो कंडीशन हमने सेव की है, मैं उस कंडीशन को ही रिकॉल करता हूँ. ऐसा करते थे या नई कंडीशन बनाते थे? सर जो पहले से प्री डिसाइडेड कंडीशन होती है, एक मतलब 8 या 10 होती है अराउंड, तो उसमें से एक को लोड कर लेते हैं और फिर सारी वैल्यूज, वो कुछ 10-12 वैल्यूज होती हैं, एसएफ, बीएम, आरजीएम, इन सारी वैल्यूज को चेक करते रहते हैं. एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट वो मैच करनी चाहिए टेबल से. और एक क्लास अप्रूव भी होती है टेस्ट कंडीशन, उसको भी लोड करते हैं फिर. देखिए बच्चे, एक सिंपल है, वेरी सिंपल थिंग, कि अगर मेरे को अपना कैलकुलेटर ही चेक करना है, वेरी कॉमन, हम कैलकुलेटर खरीदते हैं तो वहाँ दुकान पे खड़े खड़े हम क्या करते हैं, क्या 25 × 25 नहीं, कि वो ठीक दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, या 5 × 5 कि हाँ 25, हाँ यार ठीक है, कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवीजन हम सब उसको करके देखते हैं. क्यों? कि उसके अंदर जो उसने सॉफ्टवेयर डाला है जो इसकी कैलकुलेशन कर रहा है, वो 5 × 5 को 24 तो नहीं दिखा रहा. सिंपल चेक, इजंट इट? तो यही हमारा जो लोडिकेटर है, इसको जब मैंने चेक करना है, अगर तो मैंने इसके अंदर प्री लोडेड कंडीशन को डाला हो तो वही रिजल्ट दिखाएगी. सो इट इज सिंपल. अब मेरे पास अभी जैसे 5 × 5 तो मेरे को पता है 25 है. अब अगर मैं उसके अंदर कोई टर्म डालता हूँ जिसका आंसर ही नहीं मेरे को पता, देन हाउ डू आई नो यार ये जो कैलकुलेटर है ये जो आंसर दे रहा है ठीक है कि नहीं? तो अगर मैंने कोई कंडीशन टेस्ट करनी है, मैं कोई भी कंडीशन डालता हूँ तो मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, इज़न्ट इट? कि आपने अपना कार्गो डाला, उसमें बैलास्ट डाला, जो भी डाला आपने, सो मेरे पास ऐसी कंडीशन होनी चाहिए. एग्जांपल जैसे आपकी स्टेबिलिटी बुकलेट, स्टेबिलिटी बुकलेट की कंडीशंस हैं, उसमें कार्गो, बैलास्ट, फ्यूल्स सब डाला होता है. एंड में उसने उसका सारा डेटा भी दिया होता है कि यस, अगर आप इतना कार्गो लोड करते हो, इतना बैलास्ट लोड करते हो, इतना फ्यूल लोड करते हो, तो उसे फॉरवर्ड एंड ऑफ ड्राफ्ट क्या आएगा, शेयरिंग फोर्स कितनी होगी, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, जो भी स्ट्रेसेस हैं उसका वो आंसर स्टेबिलिटी बुकलेट सबने देखी, चाहे आप हिंची भी देख लीजिए, उसके अंदर कंडीशन है. तो सिंपल वे ऑफ टेस्ट इज कि अगर मैं कोई भी कंडीशन स्क्रैच से बनाता हूँ एंड उसका रिजल्ट अगर उससे मैच करता है तो मेरा कैलकुलेटर लोडिकेटर ठीक है. अगर वो मैच नहीं करता, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़. सो इन अ वेरी बेसिक और लेमैन्स टर्म, कि यार कोई भी इंस्ट्रूमेंट मैंने चेक करना है तो मैं उसको ऐसे चेक करूँगा. चलो देखते हैं अब इसके साथ हमें इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है. एंड ठीक है, एटलीस्ट यू हैड अ नॉलेज ऑफ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड टेस्ट कंडीशंस आर गिवन. वो क्या चीज़ होती है, उसको हम कैसे डालेंगे, कैसे हम उनका डेटा चेक करेंगे, और उसको, क्योंकि एनी इंस्ट्रूमेंट बिफोर यू सिट ऑन द चेयर, अगर आज मैं अपने लैपटॉप पे भी बैठता हूँ तो कोई कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे मन में आता है यार ठीक दिखा भी रहा है कि नहीं दिखा रहा. शिप्स लोडिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ शिप स्पेसिफिक ऑन बोर्ड. नो इट इज अ शिप स्पेसिफिक. ये तो है नहीं कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर चल रहा है.
तो ये मेरे शिप को ही मैच करना चाहिए कि हाँ यार मेरे शिप का ड्राफ्ट जो है कितना चेंज होगा। And single point loading instruments are not acceptable. Operational manual is always to be provided with the, सबसे पहले तो आपका operational manual इसके पास होना चाहिए। And the ship's deck officer should familiarize themselves with the operation of the onboard. ठीक है, it's not so tough thing कि हमें कोई नई चीज़ है जिसका पूरा मैनुअल पढ़ के हमें समझना। इट्स वेरी इजी, इट्स लाइक इट्स अ कंप्यूटर, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है। And it is to be checked. The loading instrument is to be checked for accuracy at regular intervals by the ship's officers. And at each special survey, this checking is to be done in the presence of surveyors. अब अगर आप देखिए तो आपकी कंपनी की भी, हर कंपनी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। SMS में है नॉर्मली once in a quarter we do the checking, यार ये जो इंस्ट्रूमेंट है ठीक काम कर भी रहा है कि नहीं कर। एंड क्वार्टर के लिए कि yes, once you join the ship you know कि हमने लास्ट कब चेक किया था, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले। ओके, रिजल्ट्स आर मैचिंग, गुड। एंड ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द शिप्स लोडिंग मैनुअल। ये नहीं है कि ओनर ने लोडिकेटर दे दिया, जब शिप बनता है तो उसके साथ जो आपका लोडिंग मैनुअल है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो ये दोनों चीजें आपने ख्याल करनी है कि इट इज देयर ऑन द शिप। अब इसकी सबसे पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कि यार लोडिंग इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या कहती है 16। अगेन चैप्टर 12 रेगुलेशन 11, बल्क कैरियर्स ऑफ 150 मीटर इन लेंथ और मोर shall be fitted with loading instruments capable of providing the information on this hull girder, shear force and bending moments। यही मेरे को चाहिए कि यार ड्राफ्ट कितना है, स्ट्रेसेस कितने हैं, शिप इज ऑल राइट और नॉट। And bulk carriers of 150 meter in length and upward constructed before July 99 shall comply with the requirement। ये वाली रिक्वायरमेंट से है, हर चीज़ की ये रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू आर नॉट कंप्लाइंग, पीछे के जो पुराने जहाज हैं, फर्स्ट सर्वे चाहे इंटरमीडिएट है पीरियोडिकल जो भी सर्वे है, दे हैव टू कंप्लाई विद इट। अब definition of loadicator is very simple. It's a loading instrument on ship which is either analog or digital, by means of which it can be easily and quickly ascertained that at specified readout points this bending moment and shear forces or torsional moments and lateral loads where applicable in any load or ballast condition won't exceed the specified permissible values। तो इसका फायदा ये है। And it comprises of course hardware, software, operational manual। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमें अप्रूव करते हैं शिप को, लोडिकेटर क्लास अप्रूव, सारी चीज़ें क्लास अप्रूव होनी चाहिए। लॉट ऑफ टाइम यू मे हैव आल्सो सीन, आई हैव आल्सो सीन, आजकल कंप्यूटर का ज़माना, एवरीवन कम्स विद हिज लैपटॉप, तो सारे के सारे उसके अंदर ये प्रोग्राम डाल लेते हैं, इज नॉट अलाउड। So ये जो है लोडिकेटर शुड बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड ओनली फॉर द लोडिकेटर पर्पसेस। ये नहीं कि उसके अंदर पेपर वर्क भी हो रहा है सारा। आई हैव गॉन थ्रू दैट। जब शुरू में आया तो उस वक्त तो कंप्यूटर्स वर वेरी रेयर, इतनी आसानी से तो कंपनी नहीं देती थी। अब काम भी होना है, ऑफिस में लगा तो पीपल यूज टू यूज दिस एज अ, पेपर वर्क भी करना है। अब उसके अंदर कोई वायरस, कोई कुछ भी आया, इफेक्ट किसको होगा, चीफ ऑफिसर, उसकी दुकान बंद। तो इसलिए व्हेन यू गो बैक अगेन इट्स अप टू यू। नॉर्मली पासवर्ड लॉक करके रखते हैं कि भैया करना है दूसरा। आजकल लोडिकेटर आई मीन कंप्यूटर की प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ऑल्सो गिव्स, यहाँ भी लोग पेपर वर्क के लिए दूसरा कंप्यूटर यूज करो। लोडिकेटर को एक्सक्लूसिवली लीव इट फॉर दिस पर्पस, बिकॉज इफ अगर ये खराब होता है या गलत रिजल्ट देता है तो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, मैनुअली कैलकुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। So new requirements for onboard stability instruments applicable to all tankers have become effective from January 2016 under your Marcol MX Chapter 4 IBC code, IGC code, all have been amended requiring tankers to be fitted with stability instrument capable of handling both intact and even damaged stability। टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, why not? So why should we do so much of complicated manual calculation when we can easily do with this loading instrument?
अब इसकी केयर जो है वो आपके हाथ में है, हाउ गुड केयर यू टेक so that it keeps your life comfortable. So new requirement is retroactive and applies to both new and existing ships. Ships constructed, of course, after 2016, they are supposed to have, and ships constructed before first renewal survey. So it's again a mandatory thing, and वैसे भी अगर आप पूछिए it's a necessity today. इसके बिना आज काम करना भी मुश्किल है. So Lodicator has rather become a necessity on board ships. And once we have something on board, it is a duty of the ship staff to ensure it complies with its testing and record keeping procedures. So first of all, there are two requirements to be complied with. ये क्या requirements हैं? First relates to the documents and certificates a ship is required to have on board with respect to the Lodigators. And second, the testing requirements. अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? 3 main documents ship should have it to be actually complying with the Lodicator. First is the class certificate. Now this certificate is issued by the class and gives the details of the Lodicator software as well as the hardware on which it is installed. तो वो भी अपनी स्टैम्प या जो भी स्टिकर है उनका आपके Lodicator पे होगा ही होगा, including details of make, model, serial number of the computer. क्लास सर्टिफिकेट है, उसके अंदर मेक मॉडल कुछ और है एंड हम शिप पे कुछ और यूज कर रहे हैं, तभी प्रॉब्लम आ जाएगी. So again, master chief officer has to ensure the approved loading computers details matches with the details in the certificate. So normally अब इसको हम assume ना करें कि यार ठीक है मैं तो आया हूँ तो इतने टाइम से जहाज चल रहा है तो सब देखा ही होगा. So once in a while whenever you have time चेक कर सकते हैं. कैप्टन साहब के पास सर्टिफिकेट होगा, सर जरा देख लें मेक मॉडल नंबर जो है बिफोर द ऑनसेट ऑफ एनी सर्वे. अब सर्वेयर के सामने टू हैव अ सॉरी फेस इट लुक्स बैड, उससे पहले ही हम देखें दैट हमारा जो इक्विपमेंट है जो भी दिया है इट इज एज पर द and certificate even may sometimes have the printer's detail also connected with the approved Lodicator. So जो सर्टिफिकेट पे है वो वहाँ पे होना चाहिए. नहीं है तो you have ample time company कि भैया this is the situation, they can decide what to do. So if you do not find this certificate on board, check with the class survey status report, वहाँ पे भी पता लग सकता है. अगर दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि सर्टिफिकेट हो और Lodicator जो है कंप्यूटर चेंज हो गया या कंप्यूटर ठीक है हो सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा. So both these things should be matching and in place. And नहीं है तो of course company can ask the class कि भैया this is the situation, कुछ भी उसको अरेंज किया जा सकता है before any remark is put in any of the document. And second is your class approved Lodicator manual. Now this is basically the user manual which is from the maker of the Lodicator software, and a class approved copy of this manual should be on board. And if there was ever a class change, very common है आजकल, class change is common. Big shipping companies इनके number of ships are more, so they keep changing the class. If the class starts becoming tough, वो कहते हैं अच्छा भैया thank you, we go to another one. So if there is ever a class change associated with the ship, important to ensure approval stamp of the current classification societies endorsed on the both manual certificate तो देंगे ही देंगे. So at least उनके ऊपर जो आपकी स्टैम्प है, जो भी मैनुअल है, जो भी आपकी स्टेबिलिटी बुकलेट है, लोडिंग मैनुअल, सबके ऊपर जिस क्लास के साथ प्रेजेंटली आपका शिप है उनकी स्टैम्प होनी चाहिए. And third thing is your class approved Lodicator test conditions. ये भी एक बुकलेट फॉर्म में आती. And इसके अंदर जो स्टेबिलिटी कंडीशंस आर मेड बाय द यार्ड, and these are not the printouts of the Lodicator software. जो स्टेबिलिटी बुकलेट में है वो तो नेवल आर्क ने जब शिप
बना रहे थे सारी की सारी कंडीशन उसने कैलकुलेट की हुई हैं, कैलकुलेशन से हैं। And these are also not the test conditions stamped by the class during your annual class service. So stability booklet की जो है वो तो actual real thing है कि yes. And the test condition they are usually in the form of booklets specifically titled test conditions for load indicator with class 10. तो ये चीज है, why? Because when the surveyor comes, so he will definitely they know that you are checking everything, आप सब ठीक रख रहे हो, बट उसको भी अपनी ड्यूटी करनी है, इज ऑल्सो बाउंड बाय सर्टन रूल रेगुलेशंस। वो भी आपका सर्टिफिकेट चेक करेगा, देन ही विल सी कि अच्छा ये टेस्ट कंडीशन हैं, तो जो अप्रूव टेस्ट कंडीशन हैं स्टैंप लगी हुई है वो दिखाइए, वो उसी के साथ कंपेयर करेगा। फोटो कॉपीज एंड ऑल दैट lot of time not agreed, and these are usually provided during the yard delivery of the vessel or after the load indicator is installed. So once we have these three documents, certificates, you are okay with अप्रूव that? जो टेस्ट कंडीशन रहेगी, हाँ जी, जो अप्रूव टेस्ट कंडीशन रहेगी तो उसी टाइम टेस्ट करेंगे, फिर उसी टाइम उसको स्टैम्प करेगा वो। सी वो तो जब आपका फर्स्ट टाइम आपका लोड इंडिकेटर, ये तो इनिशियल सर, इनिशियल वाला रहेगा। यस इनिशियल वाला, उसने जो कंडीशन टेस्ट की है उसके बाद जब सर्वे के लिए आता है, व्हेन ही कम्स फॉर द सर्वे आफ्टर द 5 years और 10 years, जब भी सेकंड टाइम सर्वे आएगा फिर उस कंडीशन को देख के नेक्स्ट टाइम आपको फिर वो कहेगा कि अच्छा कि 2-3 कंडीशंस आप निकालिए, ही विल सी द वर्कआउट, जैसे आपने बताया अभी कि यस वर्कआउट दीज कंडीशंस, फिर उसके ऊपर दोबारा से स्टैंप लगा देगा कि हाँ भी मैंने ये अब ये सर्वे हुआ इस डेट टाइम प्लेस मैंने इसको देखा है, फिर वो लगा देगा। तो बेसिकली दूसरा सर्टिफिकेट देगा सर कि उसी पे लगाएगा? उसी पे लगा देगा, उसी पे ही होगा, उसी पे है कि यस इट इज लाइक जैसे अगर आपके क्लास सर्वेज हैं तो उसके अंदर अलग अलग डेट्स होती है, पीछे क्लास सर्टिफिकेट के पीछे वो डेट और इसका नाम डाल के सब उसको थराइज कर देगा बस। एंडोर्समेंट होती है ना, उसमें एंडोर्स कर देते हैं। या एंडोर्समेंट्स लाइक बैक ऑफ द सर्टिफिकेट, इफ एवरीथिंग इज सेम, अगर बाई चांस चेंज हुआ है फिर सर्टिफिकेट भी चेंज होगा। अब हो सकता है सपोज मेरा लोड इंडिकेटर है नहीं है, अप्रूव नहीं है, ठीक नहीं है, ख़राब हो गया, कुछ भी है, मैं चेंज करता हूँ, फिर उसका जो है फिर नया सर्टिफिकेट मिलेगा। वही लोड इंडिकेटर है तो फिर डिफरेंट सर्टिफिकेट क्यों, फिर तो वही सर्टिफिकेट रहेगा, खाली एंडोर्समेंट होती जाएगी कि हाँ भी ठीक है, चेक किया, एवरीथिंग इज ओके। तो फर्स्ट तो अगेन अभी मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज ओके। वैसे तो कभी कभी क्वेश्चन भी आए पास्ट पेपर में लोड इंडिकेटर के ऊपर क्वेश्चन भी डाल देते हैं, पूछ भी लेते हैं, बट एक्चुअली फॉर द शिप कि जब आप जाओ तो आपके मन में ये होना चाहिए कि ठीक है यार इंस्ट्रूमेंट है, चलो उसकी वर्किंग तो आप देख लोगे कैसे चलाना है, बट उससे पहले जब भी आपको टाइम मिले, यानी कि ज्वाइनिंग के टाइम पे, लेटर ऑन एट एनी स्टेज व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबली एडजस्टेड, सो यू गो फॉर एवरी इंस्ट्रूमेंट कि अच्छा भी ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी 3 रिक्वायरमेंट है, एंड चेक विद द मास्टर कि सर ये ना हो, कई बार ऐसा भी होता है कैप्टन थिंक्स कि आपके पास है, आप सोचते हो कैप्टन के पास, चीफ ऑफिसर कैप्टन कीप ऑन चेंजिंग, और फाइनली जब सर्वे आता है तो अजम्पशन के करके ही हम फंस जाते हैं। तो ये एक अच्छा है कि इट इज बेसिकली इफ यू हैव अ सीनियर मास्टर हु वर्क्स इन गुड कोऑर्डिनेशन विद यू, सो समटाइम तो वही बता देंगे कि आपके पास फोटो कॉपी भी दे देंगे, देखो ये कंडीशन है इसका, ये मेरे पास है, ये आपके पास तो नहीं है। इवन कई बार बैकअप होता है, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन। अब इसका बैकअप क्या है कि सपोज है तो कंप्यूटर ही यही, सॉफ्टवेयर तो कभी भी खराब हो सकता है। अब शिप पे चलते चलते सपोज खराब हो जाता है, तब मैं क्या करूँगा इसको? एनी टाइम आर बी यू ऑल पीपल ऑल्सो यूज, आई ऑल्सो यूज लैपटॉप में वेरी कॉमन, कंप्यूटर्स में वेरी कॉमन, चाहे लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी है, कभी भी विंडो क्रैश कर सकती, हार्ड डिस्क क्रैश कर सकती, शिप को स्टैंड स्टिल तो नहीं आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो इसका क्या सोल्यूशन होता है? सो दे गिव यू द बैकअप, नॉर्मली दे गिव यू इवन द एक हार्ड डिस्क, पूरी की पूरी सेपरेट हार्ड डिस्क जिसके अंदर ये प्रोग्राम होगा, वो आपको दे देंगे। अब उसकी भी प्रॉब्लम आती कई बार, अब ये चेंजिंग, कंपनी चेंजिंग, पीपल चेंजिंग, और एजम्पशन में हम चलते कि हाँ जी कैप्टन साहब के पास सब कुछ कैप्टन साहब के पास होगा, और कैप्टन साहब सोचते अच्छा यार एक कार्गो का है, लोड इंडिकेटर का है, चीफ ऑफिसर के पास होगा।
उसी बारगेन में किसी के पास भी नहीं मिलता। अब कई बार किसी को बुरा भी लगता है, मैंने अपने साथ भी किया कि कैप्टन साहब को पूछो कि सर आपके पास इसका वो बैकअप है, थोड़ा काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो ये चीज़ अगर हम ठीक से कर लें कि हाँ सर, क्यों कि लोडिकेटर जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होने वाला है, चीफ ऑफिसर को। ऐसा चीफ ऑफिसर मेरी तो कोई मदद नहीं करने वाला, क्या ये चल रहा है या ख़राब हो गया। तो इसके लिए मैं इसकी सबसे केयर करूँगा। तो मेरे पास आ गया वही इमरजेंसी की, इन केस अगर इसको कुछ होता है तो सर इसका बैकअप का क्या सिस्टम है, चाहे वो CD दी है, चाहे वो नॉर्मली आई हैव सीन, आई यूज्ड टू हैव दिस पूरी हार्ड डिस्क। उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, चलो सॉफ्टवेयर ख़राब हो सकता है, कुछ भी है, अब हार्ड डिस्क क्रैश होती है तो ठीक है, हार्ड डिस्क एनीबॉडी कैन चेंज टुडे। कंप्यूटर को खोला कोई भी, ऑफकोर्स शिप में बहुत इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स तो आजकल हैं ही, हार्ड डिस्क को लगाना इज नॉट अ डिफिकल्ट स्टोरी। अब टेस्ट एंड सर्टिफिकेट प्रोसीजर फॉर अप्रूव्ड लोडिकेटर। अब इसका टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर क्या है? Now, testing requirements for लोडिकेटर, testing by ship staff. Now it is to be again, जैसे मैंने आपको बता दिया, it depends। वैसे तो कंपनी आपके उसमें दे देगी या SMS में कि हाँ भी कैसे करना है, अदरवाइज नॉर्मली वंस इन अ क्वार्टर, 3 महीने में इसको कुछ नहीं होता। वंस इन अ क्वार्टर अगर आप चेक करके इसकी जो टेस्ट कंडीशंस हैं उसको देख के, डेट तो दे देगा, जैसे आप प्रिंट आउट करेंगे तो टेस्ट कंडीशन पे डेट आ जाएगी। यानी अगर आप फाइल में रखते जाते हो एंड एट द टाइम ऑफ सर्वे, तो सर्वेयर का भी पहला क्वेश्चन होगा, चीफ हैव यू टेस्टेड दिस एनी टाइम। तो अगर हो सकता है आप न्यू भी हो शिप में कि आपको 15 दिन हुए, 10 सर्वेयर आता है, तो यू कैन सी दिस कि हाँ जी मैं तो अभी आया हूँ बट ये फाइल है, वी हैव बीन टेस्टिंग एवरी क्वार्टर। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है 3 के 4 महीने भी हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट एटलीस्ट एज अ टाइम परमिट्स। तो वो अगर आपकी फाइल अपडेटेड है तो सर्वेयर वहीं से पॉजिटिवली ठीक है कि शिप स्टाफ इज ऑल्सो बॉदर्ड, दे ऑल्सो नो। उससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि शिप स्टाफ ऑल्सो नोज व्हाट टू डू, व्हाट दे आर डूइंग। A test procedure includes choosing a test condition from the approved test condition। जो आपके पास क्लास अप्रूव टेस्ट कंडीशन, उसमें से मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ, and entering the exact same data in the लोडिकेटर and comparing the results। अब उसमें अगर आपकी वेरिएशन कितनी है, ड्राफ्ट में, स्ट्रेसेस में, थोड़ी बहुत तो हो सकती है। So if it is within the limit, within थोड़ी सी है, then you feel it's okay। But if there is a drastic, काफी चेंज दिखती है, then you suspect कि नहीं भाई। So the important point is to note that data need to be manually entered and not opened from a pre-saved file। So that is the whole situation कि आपने एक नई कंडीशन लेते हो, जो आपके पास टेस्ट कंडीशन है वो मैं डेटा उसमें डालता जाता हूँ, एंड फाइनली आई सी ऑल द रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, प्रिंट आउट निकालते हैं एंड देन यू कीप इट इन द फाइल। सर हाँ जी सर, इसका ये टॉलरेंस लिमिट है वो अपन को क्लास ने दिया है या अपनी कंपनी मतलब SMS में आता है? बच्चे टॉलरेंस लिमिट तो आई डोंट थिंक एनीबडी विल गिव। वो तो इवन आप अपने ऊपर भी कर सकते हो कि अगर मेरा ड्राफ्ट ही है 2-4 सेंटीमीटर फर्क है तो ठीक है, स्ट्रेसिस में 1-आधा% का फर्क है तो ठीक है, बट स्ट्रेसिस अगर मेरे को इवन 5 to 10% एरर दिख रही है या अलग दिख रहे हैं, तो पहले तो जैसे कहते हैं कि फाइल ऑल्सो मेरी घंटी बज जाए कि नहीं यार, सॉफ्टवेयर में कुछ तो कुछ गड़बड़ है। यस सर। तो बिफोर आई गो की भी रेगुलेशन कहता है कि अब हमने वायर की तरह तो जाना नहीं कि हाँ जी 10% वायर टूटेंगी तभी वायर चेंज करूँगा। सॉरी कि सर मेरे को तो स्ट्रेस जो इवन 1% भी गलत दिख रहा है, तो देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। और वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको दिख जाएगा कि उसका भी ये हो जाता है कि अगर मेरे को एरर दिख रही है, मैं 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद फिर चेक करता हूँ कि हाँ भी इसकी क्या सिचुएशन, अलग कंडीशन डाल के करता हूँ
इवन स्टेबिलिटी बुकलेट से मैं ले लेता हूँ, सेव्ड कंडीशन को छोड़िए, टेस्ट कंडीशंस को छोड़िए, मैं दूसरी एक नॉर्मल स्टेबिलिटी बुक से कंडीशन डालता हूँ, लेट्स सी यार कैसे रिजल्ट आते हैं। एंड देन यू हैव द पीपल कि ठीक है, कैप्टन डिस्कस विद द टेक्निकल सुपरिटेंडेंट्स कि लो यार ये है, बताइए, आई डोंट वांट टू वर्क इन डार्क, इजंट इट? सर हाँ जी सर, ये अपने जो इंडिकेटर मतलब होता है ना सर, इसकी वो आती है, कितने बुकलेट आती है बुकलेट, उसमें सपोज है ना 25-30 कंडीशन दी हुई हैं, लेकिन जो क्लास अप्रूव्ड जो कंडीशन होती हैं वो होती हैं कुछ 15, मतलब उससे थोड़ा कम होती हैं, 15 या 16 होती हैं। हाँ वो भी ज्यादा होगी वैसे तो, 5-6 बहुत है, बिकॉज उसने फुल लोड पे देखना हाँ। है, पार्शियल लोड पे देखना है, फुल बैलास्ट पे देखना है, सो अलग अलग वेरिएशन में होंगी। तो तो सर वो उसमें अंतर क्या है, मतलब इतना ही अंतर है कि उसको क्लास ने चूज कर लिए, अदरवाइज जो उसके साथ में आई थी जो मतलब जो कंडीशंस, उस पर भी अपन मतलब टेस्ट कर सकते हैं ना। यस यस, आइडिया क्या है कि बेसिकली इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले, जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है, वो सारी कैलकुलेशन को चेक करना कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो बेसिकली आई वांट टू फीड द डिफरेंट कंडीशन, इज नो पॉइंट कि यार मैंने फ्यूल बैलास्ट वगैरह सेम रखा हुआ है, नील बैलास्ट, खाली मैं 200 टन फ्यूल को चेंज करता हूँ, कार्गो भी सेम है, उसकी मैं 4 कंडीशन निकाल के क्या करूँगा, कार्गो को चेंज करके मैं क्या करूँगा। सो मेरे मन में भी आएगा कि ओके यार, आई विल चेंज द वेट ऑफ कार्गो। एंड इवन इसका सिंपल भी है, कई बार आपने कंडीशन डाली है, सपोज आपके पास रिजल्ट नहीं है, मैं वैसे ही चेंज करता हूँ कार्गो। अब ये कंडीशन ठीक है, सेव तो नहीं की, बैठे बैठे इस लाइक आई एम फीलिंग द कंडीशन, मैं आगे 500 टन कार्गो चेंज करता हूँ एंड आई सी हाउ द ड्राफ्ट इज चेंजिंग, इज इट चेंजिंग लॉजिकली? ये तो नहीं है कि मैंने 500 टन आगे कार्गो डाला और आगे के ड्राफ्ट में कोई चेंज ही नहीं हो रही, या 2 सेंटीमीटर चेंज हो रही जबकि होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो वहीं से मेरे को इंडिकेशन आएगी यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं अपनी जो आपकी टेस्ट कंडीशंस हैं 2, 4, 5, जरूरी नहीं कि 15 की 15 ही आपने डालनी है, वहीं से आपको पता लग जाएगा। अगर मेरी 2-4 कंडीशन जो हैं वो मैच कर रही हैं, फुल लोड की ले ली, फुल बैलास्ट की ले ली, पार्ट लोड की ले ली, 3-4 कंडीशन मैंने डाली, फ्यूल को चेंज किया, जिससे बेसिकली आपका हो कह रहा है कि स्ट्रेस लेवल चेंज हो रहा है शिप पे। एंड लेट मी सी यार इसकी जो कैलकुलेशन दिखा रहा है वो ठीक है कि नहीं, यू आर सेटिस्फाइड। आपसे ज़्यादा सी nobody is bothered and nobody is interested. As a CEO sir, I am most bothered because I am sailing on the ship. बाकी वाले तो मेरे को एडवाइस कर सकते, कंसर्न तो मेरा है ये, जितना मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगा आपको कभी भी डाउट आता है। इवन क्लास सर्वेयर जो है, लॉट ऑफ टाइम मैंने ये देखा है कि पीपल आर लाइक रिलक्टेंट टू आस्क द सर्वेयर, रिलक्टेंट टू शो। क्यों नहीं यार, ही हैज़ द नॉलेज, उसको पूछो कि ये चीज़ है। एंड जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि भैया इसको, इन माई ओपिनियन इट शुड बी लाइक दिस, बताइए, कन्विंस कीजिए मेरे को। बट समटाइम द कंपनी का है कि नहीं यार छुपाओ उसको, नहीं दिखाओ, ये दिखाओगे, वो करोगे, ऐसा। आई डोंट नो, थिंग्स आर चेंजिंग। इफ यू आस्क मी, इन आवर टाइम द थिंग्स वर देयर कि क्लास इज बेसिकली फॉर माई हेल्प। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आफ्टर ऑल इट इज देयर एक्सपीरियंस एंड दे विल एडवाइज यू कि नो। जैसे इसी लोडिकेटर पे देख लीजिए, अगर वो देखता है, आप अगर उसको बताते हो कि ठीक है मैंने ये देखो चेक की थी, मेरे को इतनी वेरिएशन दिख रही है, 1-2% की वेरिएशन दिख रही है, ड्राफ्ट में थोड़ी सी आगे एरर आ रही है एज कम्पेयर टू द, अगर मैं उसको कहूँ ही इज लिस्ट पर, तो मैं उसको कहूँ सब ठीक है। इफ ही कम्स समटाइम द सर्विस कम, चीफ हाउ इज एवरीथिंग, ओके गुड, हाँ हम बोलते गुड होगा तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो उसके माइंड में एक ही चीज चल रही है कि यार अगर इफ यू आर हैप्पी, यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू सेल ऑन द शिप, तुम्हें सब ठीक दिख रहा है, वाई शुड आई शो दैट? अगर मेरे को डाउट है मैं दिखाऊंगा कि नहीं मैंने ये ट्राई आउट किया, अब आप देखिए बैठ के, आप बताइए, चाहे टॉलरेंस लेवल या कितना होना चाहिए। इफ दे एडवाइज कि नहीं भैया सॉफ्टवेयर नीड चेंजिंग, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। कि मैं थोड़ा कह रहा हूँ, हमारी तो कोई सुनने वाले नहीं है वैसे कंपनी में। क्लास बोलेगी तो कंपनी ऑल्सो विल थिंक, हाँ बताओ, दिस इज द वे वी आर गोइंग टू वर्क। वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, we are not over exaggerating anything,
एंड वी आर नॉट शोइंग आर, जिसे कहते हैं एक पैनिक कि नहीं यार ये हो गया तो कंपनी के पास सिंपल है, नहीं काम कर रहा जी मैनुअल कैलकुलेशन करो, ट्रबल तो मेरे को होने वाली है। अब एनुअल टेस्टिंग ऑफ द लोडिकेटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लास, ठीक है आपने सब कर लिया, इतना अगर आपने होमवर्क करके रखा है, देन द सर्वेयर ऑल्सो नोज कि यार चीफ ऑफिसर जो बोल रहा है ही इज ऑथेंटिकेटिंग ऑल्सो विद द डॉक्यूमेंट्स। अब एनुअल क्लास सर्वेज लोडिकेटर नीड्स टू बी टेस्टेड फॉर इट्स एक्यूरेसी इन द प्रेजेंस ऑफ सर्वेयर, वही प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग इज सेम जैसा हम करते हैं, but here the class surveyor would ask for the printout of the test condition and he would stamp it and give it to the ship for the ship's records। एक कॉपी अपने साथ ले जाएगा क्योंकि उसने भी शो बताना है, आफ्टर क्लास ऑल्सो कीप्स अ रिकॉर्ड, कल को कुछ शिप में होता है। क्लास का पर्पस क्या है? ओनर तो क्लास को पकड़ेगा, भी तुमने स्टैंप लगाई थी एवरीथिंग इज ओके, द शिप इज फिट टू गो अक्रॉस अटलांटिक, टूट कैसे गया बीच में? तुम्हारी सुपरविजन के अंडर ये जहाज बना, तुम्ही ने इसको अप्रूव किया, तुम्ही ने स्टील बताया कितना थिक स्टील लगाना है, कितना क्या करना है, सारा कुछ तुम्हारे पास था। अब इसमें क्रैक क्यों आने शुरू हो गए? ओनर तो क्लास से ऐसे ही पूछेगा ना, जब ही इज पेइंग फॉर इट, उनकी नॉलेज ले रहा है कि यस, सो दे से कि यस द शिप इज ओके, हमने सारा कुछ चेक किया, टेस्ट किया। यहाँ पे भी वही चीज़, अब वो क्या करेंगे, वो यही चीज़ आके देखेंगे, इसीलिए वो अपने लिए भी आपका रिकॉर्ड रखेंगे कि हाँ भी इसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है कि जी ठीक है हम काम कर रहे हैं, ले जाइए। एंड अप्रूव टेस्ट कंडीशन शैल बी टेस्टेड ऑन द लोडिंग कंप्यूटर सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सर्वेयर फ्रॉम द सोसाइटी बिफोर द लोडिंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट इज इशूड। वो तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा, अपने सामने कहेगा अच्छा चलो कोई बड़ा काम तो है नहीं, चलो डालो, वही जो आपने करना है वही उसने करना है, वही उसने देखना। And during the test, loading conditions calculated on the installed computer system shall be verified identical to the approved test condition के result ठीक आ रहे हैं, then he will issue you the certificate. If the numerical output from the loadicator system is at significant variance with the approved test conditions, then he will be reluctant to issue. अब इसमें भला तो मेरा ही है सबसे ज्यादा, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हाँ भी ठीक है आप चेक कीजिए, आप आइए, उनका जो वर्ड है दैट विल मेक अ डिफरेंस, सब कुछ आएगा, अपने आप आएगा। And during the test, at least one of the test conditions shall be built up from the scratch to ensure the loading methods function properly. And as an alternative, retrieve the test load case and start a calculation run, compare stability results with those in the documentation. जैसे मैंने आपको बताया, change the several items of dead weight, tank weights, cargo weight sufficiently to change the draft or displacement by at least by 10%. इतना तो ऑफकोर्स आजकल हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको मैनुअल करके देखें कि हाँ जी हम कार्गो वेट चेंज करते हैं तो ड्राफ्ट कितना चेंज हो रहा है बाय द ट्रिम टेबल, नोबडी हैज गॉट दैट मच टाइम। तो इसीलिए आपके पास रेडीमेड टेस्ट कंडीशन है, उसी का डेटा मैं भरता हूँ, उसी के रिजल्ट कंपेयर करता हूँ, वेरिएशन आती है तो ये लीजिए आप बताइए। रिजल्ट शैड बी रिव्यूड टू एंश्योर that differ in logical way from those of the approved test condition. तो ये तो हमारा एक अपना तरीका, देसी तरीका है कि उसको जज करने का। सिंपलेस्ट इज द टेस्ट कंडीशंस या फिर स्टेबिलिटी की कंडीशंस। थोड़ा बहुत हाँ जी सर जो ये लोडिकेटर में जो ड्राफ्ट आते हैं ना फॉरवर्ड और आफ्ट का, वो फर्क रहता है। सर ये ड्राफ्ट फॉरवर्ड आफ्ट का, फॉरवर्ड और आफ्ट परपेंडिकुलर पे आता है या फिर ये जो मार्क्स पे आता है जो अपन ने पढ़ा था ड्राफ्ट सर्वे में? क्योंकि हमेशा डिफरेंस रहता है जब अपन चेक करने आते हैं जेटी पे। हाँ बच्चे, वो डिफरेंस क्यों आता है वो आपको मैंने भी आई थिंक डिस्कस किया था आपके साथ कि वो डिफरेंस आएगा कि अगर हमने अपने लोडिकेटर के ऊपर कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको हमने अगर ठीक नहीं भरा, क्यों कि सर्टन हम तो सिर्फ नॉन वेट्स ही डाल रहे हैं, चाहे वो कार्गो का नॉन वेट है, चाहे वो मेरा बैलास्ट का है, चाहे फ्यूल का है,
तो आजकल कार्गो वेट में डिफरेंस आना काफ़ी कम हो गया, उसकी परसेंटेज जो है कम हो गई है, क्योंकि कई बार फर्क हो भी सकता है, थोड़ा बहुत परसेंटेज में हो भी सकता है। जैसे आप लेकिन जो ड्राफ्ट मार्क्स पे सब मतलब आता है इसमें लोडिकेटर में, या मतलब उसी पे आता है परपेंडिकुलर्स पे? मेरे हिसाब से तो आपका जो ड्राफ्ट है वो आप में जो विजुअल ड्राफ्ट्स पे है वो आना चाहिए। हाँ अभी वही ना सर। हाँ, ड्राफ्ट मार्क्स पे ही होता है सर, या क्योंकि वहाँ पे सेंसर होता है ना, वहीं वहीं पे लगा हो। बट आई ये थिंक है, मार्क्स पे ही होता है सर वो, यस। नहीं इसका क्वेश्चन क्या है कि जो लोडिकेटर में जो ड्राफ्ट दिखा रहा है वो बेसिकली जो ड्राफ्ट है वो उस पे ड्राफ्ट मार्क्स पे आ रहे हैं या परपेंडिकुलर। मार्क्स पे ही होता है ना सर, मार्क्स तो पे होता है ना परपेंडिकुलर सर। पे आते हैं शायद, उस पे लिखा उस पे लिख के आता है अब कि ये ड्राफ्ट एट द परपेंडिकुलर्स, क्योंकि उसमें आगे भी मतलब होती है ना अपना ये ब्रिज विजिबिलिटी, अपना ब्लाइंड लेंथ की कैलकुलेशन वगैरह, क्या, तो वो परपेंडिकुलर्स पे आते हैं, लिखा रहता है उस पे शायद। क्योंकि देखो इसमें जितने सर ऑटोमेटिक डायरेक्शन लगा देता है वो, नहीं नहीं हाँ उसमें देखिए, डायरेक्शन लगा के देता है सर, ट्रिम डायरेक्शन लगा के देता नहीं नहीं उसमें देखिए हमने क्या देखना है कि देखो जो ड्राफ्ट का है, वैसे तो जो भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी आपकी स्टेबिलिटी की कैलकुलेशंस आर विद द ड्राफ्ट्स ऑन द परपेंडिकुलर्स, यस सर। इजंट इट? तो अगर आप मेरे को पूछिए लॉजिकल कन्वर्ट कर रहा है, बिकॉज उसका भी टेबल होता है, उसकी भी एरर है, दे डोंट हैव टू कैलकुलेट द वे वी आर डूइंग इन द अपने ड्राफ्ट सर्वे क्वेश्चंस। ऑलरेडी उन्होंने टेबल बनाया होता है। इवन अगर आप स्टेबिलिटी बुकलेट में देखोगे तो किसी किसी बुकलेट में वो आपको करेक्शन ऑलरेडी उसने कैलकुलेट करके दी होती है अकॉर्डिंग टू द ट्रिम। 1 मीटर ट्रिम है तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट में इतनी करेक्शन फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू दिस थिंग, वो टेबुलर फॉर्म में भी दी होती है। तो यहाँ पे भी है कि यस, ये जो क्वेश्चन है तो मैंने आज तक मेरे मन में भी नहीं आया कि यार ये जो ड्राफ्ट हैं लोडिकेटर के विजुअल ड्राफ्ट्स आ रहे हैं या परपेंडिकुलर पे आ रहे हैं। बट अगर हमने देखो अभी इतनी कैलकुलेशन की है, वहाँ पे भी हमने देखा है तो एरर कितनी आ रही है, विजुअल ड्राफ्ट से परपेंडिकुलर पे एरर 0.00 में जा रही थी, नहीं? हाँ सर। सर विजुअली सर जो जो चेक बड़ा करके आते जहाज, हैं लोडिकेटर में वही वही होता है, तो एग्जैक्टली भी हो जाता है, और बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है सर, जब भी थोड़ा डिफरेंस ना रहता डिफरेंस है। होता है तो। सर अगर 400 मीटर का जहाज है, अगर मतलब ये बड़ा वाला कंटेनर शिप हो, तो वहां पे सर करेक्शन भी थोड़ा मतलब ज्यादा आएगी थोड़ी सी, या आप लेंथ अपना वीएचसी हो नहीं, लेंथ पे नहीं है, इट इज बेसिकली आपकी शेप पे है। यस, आप जो कंटेनर शिप्स कीजिए उनमें फ्लेयर ज़्यादा है, हम्म, आगे भी और इवन पीछे भी फ्लेयर ज़्यादा है, तो हो सकता है जो ड्राफ्ट्स हैं आपके परपेंडिकुलर से कितने नज़दीक और कितने दूर हैं हम्म। उस पर फर्क पड़ेगा। बट बेसिकली जो मैंने भी कैलकुलेशन पे देखा तो मेरे को भी एरर पे इतनी ज़्यादा नहीं दिखी, वो 0.00 में ही जाती है, 0.002 003, या एट द मोस्ट 0.1 हो गई, 0.1 तो नहीं है, 0.01 या 0.02, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सर जो सेंटीमीटर। सर हम कंपेयर भी तो करते हैं ना सर, फिर हमारे कंपेयर करने का मतलब ही क्या है, इसका मतलब वो मार्क्स पे ही है, मतलब या बराबर ही होने चाहिए दोनों के दोनों। ज़्यादा डिफरेंस नहीं। क्योंकि कंपैरिजन हम पोर्ट लॉग्स में लिखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन विजुअल एंड लोडिकेटर। यस यस, एज अ गुड चीव सर, वैसे तो आपको एक बुक भी रखनी चाहिए, एक अपनी छोटी कॉपी होती है ना, एक्सरसाइज बुक, जस्ट फॉर योर ओन रिकॉर्ड। सी व्हाट वी आर, हाँ सर, या व्हाट वी आर एवरी डूइंग, बार से करते हैं, या एवरी है। बार एवरी सर हम एवरी वॉच लोग। कंपेरिजन लिखना पड़ता है तो सीसीआर लॉग में भी। नहीं वो तो आप बच्चे अपना विजुअल ड्राफ्ट लिखते हो वॉच में। मैं कह रहा हूँ कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जब आप लोडिकेटर पे कैलकुलेशन कर रहे हो, एग्जांपल आपका अराइवल ड्राफ्ट या डिपार्चर ड्राफ्ट, अब आप डिपार्चर ड्राफ्ट के अपने पास एक बुक बना के रखी है कि भाई एज पर लोडिकेटर आपके ड्राफ्ट इतने और विजुअल ड्राफ्ट डिपार्चर के इतने थे, तो उससे भी आपको एरर का आइडिया रहता है। और सेकंड थिंग है, उससे पहले आपने उसका कांस्टेंट थोड़ा एडजस्ट करना है, 100 टन फॉरवर्ड डाल दीजिए, 100 टन पीछे, आपको पता है आपका कांस्टेंट 200 है या 250 है, एग्जैक्टली तो आपको भी लोकेशन नहीं पता कि कांस्टेंट कहाँ कहाँ पे। तो अगर मैं उस 200 टन को भी एडजस्ट कर लेता हूँ तब भी आपका जो ड्राफ्ट है काफ़ी क्लोज आ जाएगा।
तो काफ़ी टाइम प्रॉब्लम आती है कि ये जो जब शिप पुराने होते हैं तो उसमें तो 300-400 टन आ जाता है कांस्टेंट। अब 300-400 टन तो काफ़ी ड्राफ्ट को फ्लक्चुएट करेगा। तो ये चीज़ें अगेन एक्यूरेसी पे है कि आपने अपना लोडिंग अपना एक लोडिकेटर किया कि यार इसकी कैलकुलेशन ठीक है। अब ड्राफ्ट में फ़र्क आ रहा है, ड्राफ्ट मार्क और परपेंडिकुलर की एरर जो है बहुत कम है। वो अगर ज़्यादा भी ले लिए 1 या 2 सेंटीमीटर, 1-2 सेंटीमीटर तो यार मैं ड्राफ्ट इतनी एक्यूरेसी से पढ़ भी नहीं सकता। वो तो रीडिंग में भी 1-2 सेंटीमीटर की एरर आ सकती है, इजंट इट? यस सर। बट कई बार डिफरेंस आ जाता है 5-10 सेंटीमीटर का फर्क है। वो डिफरेंस जो है, उतना जो डिफरेंस है, दैट इज अलार्मिंग। वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले से अपना 200-300 जितना भी कांस्टेंट आपके पास है, या चांस मिलता है कभी सर्वे का, आपके पास फुल बैलास्ट में हो। फुल बैलास्ट इज अ टाइम जब कार्गो बिल्कुल नो कार्गो एंड फुल बैलास्ट, टैंक्स को पूरा प्रेसअप किया, कैलकुलेशन भी ईजी, ना साउंडिंग लेनी ना कुछ लेनी कि हाँ जी ठीक है ऑल टैंक्स आर प्रेस्ड अप 100%, तब काम ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ओनली थिंग इज यू गॉट टू बी केयरफुल। ठीक है, इन इंटरमीडिएट ड्राफ्ट्स के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। बल्क कैरियर्स में इसलिए है कि बल्क कैरियर में भी बिकॉज अब लोडिकेटर आ गए हैं, तो जब आप कार्गो लोड कर रहे हो तब ड्राफ्ट्स को कैलकुलेट करना या अपना कार्गो को कैलकुलेट करना कि यार उसने होल्ड में कितना कार्गो डाला है, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है। उससे शिप्स ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, बाकी चीज़ों से नहीं हो रहे। कि आपने 5000 प्लान किया तो उसने 5000 की बजाय 6000 या 5800 डाल दिया। इतना कार्गो जब वेरिएशन होगी फिर शिप का स्ट्रेस का जो है डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम। अब पहले जैसे कंटेनर्स का था, कॉमन था, आपने पता नहीं देखा, मैंने देखा कंटेनर वेट्स में बहुत फर्क होता था क्योंकि चेक ही नहीं था वो। टन का फ्रेट बच गया विदाउट रियलाइजिंग यार उसका शिप पे क्या इफेक्ट होने वाला है। अब ये चीज़ नहीं होती। आपने देखा जैसे हम कंटेनर्स में करेंगे, इन्होंने सितंबर बैच वालों ने किया है वीजीएम, वेरीफाइड ग्रॉस मास, बिकॉज ये मैटर जो था अप टू आईएमओ तक भी पहुंचा। आईएमओ इज नॉट ब्लाइंड, वो भी तो हमारे जैसे, वो भी तो चांद पे थोड़ा रहते हैं, दे ऑल्सो नो व्हाट इज हैपनिंग इन शिपिंग। तो उन्होंने भी रेगुलेशन निकाल दिया कि नहीं भाई, अब पोर्ट्स ने ही पहले मना कर दिया कि जैसे ही आपका गेट से ट्रेलर जो है कंटेनर लेके आएगा, उसको वीजीएम का सर्टिफिकेट दिखाना कि हाँ भी इसका कितना वेट है। तो ये सारे मेजर्स हैं, ये नहीं कि अभी भी 100% एक्यूरेसी है। हेरा फेरी तो अभी भी है, कमर्शियल वेंचर है तो कुछ ना कुछ तो चलेगा। मनी मनी, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मनी। बट हमें तो अपना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यार मेरी स्टेबिलिटी नहीं इफेक्ट होनी चाहिए, मेरे स्ट्रेसेस नहीं इफेक्ट होने चाहिए। तो थोड़ा बहुत तो आपको इतना कार्गो एक्यूरेसी, बिकॉज लोडिकेटर में तो हम बिल्कुल वही डाल रहे हैं जो मेरे को बताया गया कि हाँ यार ये लो कंटेनर 20 टन 25 टन, अगर वो 25 टन का है या 28 टन का है या 24 का है, वो तो लोडिंग पे ही पता लगेगा। सेम वे इज अ बल्क कैरी। बल्क इसमें तो चलो चेकिंग है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट कहीं ना कहीं चेकिंग है, इवन गैंट्री उठाती है, हो सकता है उनके पास भी मीटर लगा हो कि हाँ यार उसका कितना वेट है। तो बल्क में प्रॉब्लम ज़्यादा भी था, बिकॉज बल्क में सर्टन कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास तो चलो वे मीटर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, कितना कार्गो कन्वेयर बेल्ट से जा रहा है, कुछ ना कुछ एक्यूरेसी है। मैं दूर क्यों जाता हूँ, अपने कंट्री की पारादीप में आई यूज्ड टू लोड नाइट टाइम, यू नो व्हाट टाइप ऑफ पीपल कम फॉर लोडिंग, आधे तो धुनकी में रहते हैं। हमारी पोर्ट्स तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड इंडियन पोर्ट्स, तो कहने को सब कुछ है, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर अस टू इम्प्रूव। आपको बहुत केयर करनी पड़ती है जी वो सर, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू थिंक। सर हाँ जी सर ये सर डिपार्चर पे सर जो ड्राफ्ट आते हैं ना इससे ऑडिकेटर से, वो और जो चीफ ऑफिसर डिक्लेयर करते हैं ड्राफ्ट, थोड़ा सा उनमें ना डिफरेंस मतलब रहता है, तो वो सर चलता है क्या? क्योंकि सर वो थोड़ा सा फोन नंबर मतलब डाल देते हैं और थोड़ा बहुत मतलब होता है कुछ और है लेकिन डिक्लेयर कुछ और करते हैं। मैं समझा नहीं, डिक्लेयर मतलब ज़्यादा डिक्लेयर करते हैं या कम डिक्लेयर करते हैं या सर, ज्यादा मतलब डिक्लेयर ज्यादा करते हैं। मतलब सर ज्यादा ज्यादा डिक्लेयर डिक्लेयर करते करते हैं। हैं।
वो सर अराइवल बस पोर्ट safety में के फिर लिए। बाद में जस्ट इन केस अराइवल रखते हैं सर कुछ इन हैंड में ताकि वहाँ पे इशू ना आए। ओके ओके, हाँ ओके, दैट इज पॉसिबल, बिकॉज पता है क्या होता है कई बार एग्जैक्ट कैलकुलेशन है कि जैसे अभी आपने ठीक है कि मैंने लोडिकेटर पे कैलकुलेट तो कर लिया, सर उसमें पोर्ट रिस्ट्रिक्शन भी होती है यस काफी। यस, वहाँ पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन में ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से 5-10 सीएम रखते हैं हाथ में। या नो नो बच्चों, हाथ में रखने का पर्पस यही चीज है, ये आपका सब ओपन अप होगा कभी आप ड्राई डॉक करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर द ड्राई डॉक। मेरे साथ हुआ है पर मैंने काफी ड्राई डॉक की है कि जब आपने ड्राई डॉक एंटर करनी है तो वहां पे हम आपको ड्राई डॉक बोलते हैं कि भी आपने इस ड्राफ्ट से आना है। वो आपको पहले बता देते हैं कि आपने इतनी ट्रिम होनी चाहिए, हाफ अ मीटर या जितनी है, दैट इज एज पर द डेक्लिविटी और जो भी उनकी टर्म कंडीशन है। सो देयर यू डिक्लेयर कि ओके भाई मेरा ये ड्राफ्ट होगा। आप जब वहां पे आपका शिप एंटर कर रहा है, चीफ ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा एग्जाम वही हो जाता है क्योंकि यू आर एडजस्टिंग विद द बैलास्ट। आप सब ट्रिम रूम अपनी बैलास्ट से कर रहे हो, बैलास्ट की एक्यूरेसी आपको पता है, हाउ एक्यूरेटली वी कैन मेजर द बैलास्ट। और वहां पे ड्राफ्ट में फर्क आएगा, सबसे पहले कैप्टन साहब का ही चेहरा बदल जाएगा, अरे चीफ इतना फर्क क्यों। तो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन तो ड्राई डॉक का होता है। तो अगर इफ यू आर एंटरिंग द डॉक विद कि हाँ जी 6 मीटर एंड 5 मीटर या 5.5 एंड 6 मीटर एंड आपके ड्राफ्ट एकदम नज़दीक हैं, तो सबसे पहले कैप्टन साहब ही आपको बोलेंगे चीफ वेरी गुड। फिर आपको भी लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है बट थोड़ा बहुत अलाउंस है, एज लॉन्ग एज देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डैमेज। डिफरेंस आएगा तो जरूर बोलेंगे। नहीं, बट अगेन बच्चे इट इज ऑल ऑन योर मेच्योरिटी का। अगर आप मेरे को पूछिए आज तो मैं भी समझता हूँ कि ये इसकी एक्यूरेसी कितनी, आप कितनी एक्यूरेसी से कर सकते हैं। सो इफ यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ अ पर्सन एंड ऑल दैट, सो नेचुरली अगर थोड़ी बहुत एरर है तो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि चल ठीक है यार इतना कोई फर्क तो नहीं है। हाँ हाफ आ मीटर का फर्क नहीं आना चाहिए कि ड्राई डॉग की साली चिल्लाने लगे कि यार कैप्टन ये तो नहीं, हम नहीं एंटर करते, फिर प्रॉब्लम आ जाए। बट एज लॉन्ग एज समटाइम दे ऑल्सो कीप थिंग्स कि ठीक है यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आइडिया ये नहीं होना चाहिए, आइडिया वी ऑल वर्क विद वेरी हाई सेल्फ एस्टीम। आई एम टेलिंग यू नाउ ओनली कि हम सबको अपने उसके ऊपर बहुत नाज होता है। लॉट ऑफ पीपल, मैं खुद अपने आप को बताता हूँ, वी आर वेरी सेंसिटिव। तो थोड़ा सा आपको इस सेंसिटिविटी को कम करना है कि ठीक है यार, ठीक है सेंसिटिविटी से काम कर रहे हैं, सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, तो कोई आपको कमेंट बोलेगा विदाउट रियलाइजिंग। टुडे आई रियलाइज कि हाँ यार मैंने भी हो सकता है कभी किसी को बोला हो, बट टुडे आई रियलाइज नहीं यार, जब तक इफेक्ट नहीं हो रहा तो बंदों को पॉजिटिव रखिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो इसलिए है कि स्पेशली लोडिंग के टाइम में बी केयरफुल, जहाँ पे आपको कार्गो का इफेक्ट ना हो, लोड लाइन पे जहाज ना आए, कार्गो शट आउट, कार्गो छोड़ना ना पड़े, वो सिचुएशन आनी चाहिए। बाकी ठीक है यार, बाकी चल रहा है, जहाज चल रहा है। तो वो जो है आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, बट टुडे ऑफ कोर्स विद द लोडिकेटर एंड ऑल, जैसे जैसे आप वर्कआउट करोगे एंड साथ साथ चेक करना, फीडबैक इसीलिए जरूरी है। वैसे तो चीफ ऑफिसर जो होंगे वो खुद ही आगे पीछे भागते रहते हैं, सो दे नो यहाँ यार कितना ड्राफ्ट आ गया, कितना कार्गो बाकी है, चाहे वो बल्क हो चाहे कोई भी हो। सो ही इज ऑल्सो वरीड, बट एज अ चीफ ऑफिसर यू कैनॉट रन द शिप अलोन, सो यू नीड अ गुड टीम। 6 महीने तो रहना, 4 महीने तो साथ रहना, वाई नॉट वर्क इन गुड रिलेशन। हर बंदा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो सीखता ही है। चलो ठीक है, तो ये था आपका, एंड दिस इज व्हाट बेसिकली दे से कि रिजल्ट शुड। हाँ जी सर एक क्वेश्चन और है। सर ये ओरल में क्वेश्चन मतलब आता है सर बार बार, कहना इफ योर इंडिकेटर फेल्स देन व्हाट विल बी योर एक्शन। मैनुअल कैलकुलेशन और पहले तो उसको बोलना बैकअप। हाँ सर। इसलिए मैंने कहा था बैकअप हो गया, बैकअप नहीं है क्या सर, व्हेन आई जॉइन द शिप आई विल लुक फॉर इनटू द दिस। आप बोल भी सकते हो ना, आप तो, आपको मैंने बता दिया कि बैकअप हाँ सर। में सीडी का जमाना तो गया, हम्म, एंड सीडी वैसे भी नहीं है, सीडी कीजिए सॉफ्टवेयर जो है वो तो वैसे भी अप्रूव नहीं होता, क्योंकि यस सर। काफी काफी टाइम था। अगर आप देखिए, मैंने अपने टाइम में देखा, आई डोंट नो आजकल कि उसका क्या है, नहीं तो
तीन चार जितने लोगों के पास लैपटॉप होते थे सबने अपने पास वहां से कॉपी करके डाला होता था। हाँ सर, ये तो होता है। हाँ, और वो सब सोचते थे कि हमारा वाला एक्यूरेट है, हमारा एक्यूरेट है, जबकि एक्चुअल चेकिंग तो आप कर रहे हो अपने लोडिकेटर में। क्लास के लिए जो जहाँ तक क्लास है तो आपने यही चीज़ बोलनी कि सर क्लास का जो प्रोसीजर है कि एक तो वो आपको देंगे लोडिकेटर, इट इज़ क्लास अप्रूव्ड, उस पर कुछ स्टैंप होगी, वो मैं चेक करूंगा। सेकंड मैं उसका बैकअप चेक करूंगा, नहीं है तो मैं पहले से ही इन्फॉर्म कर दूंगा। वो आपको क्वेश्चन पूछते तो आपने उनको बड़े प्यार से ये बताना कि सर यस, इफ यू से द लोडिकेटर goes off not working, so before joining or when I join the ship I will definitely would have checked about the backup, and this backup पूछना नहीं है, बैकअप आपने पहले बोलना कि I have seen this backup is हमें एक हार्ड डिस्क दी जाती है, स्पेयर हार्ड डिस्क, वो भी क्लास अप्रूव्ड है, क्लास की स्टैंप होती है उसके ऊपर, जिसके अंदर पूरा आपका सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है। जब हार्ड डिस्क आपके पास है तो उससे ज़्यादा कंप्यूटर को क्या हो सकता है, हार्ड डिस्क की तो मेन उसका ब्रेन। हाँ, फिर वो कहता है कि अगर वो भी नहीं है आपके पास कि नहीं जी चलो शिप पुराना है या नहीं है, तो सर ओके देन आई विल वर्कआउट लोडिंग मैनुअल, मैनुअली वर्कआउट करेंगे, उसको 3-4 घंटे लगेंगे। अब सर अगर वो लेकिन कुछ उसमें अपन कार्गो की जो स्पीड है कुछ स्लो करेंगे, मतलब कार्गो रेटिंग, मतलब रेट ऑफ डिस्चार्जिंग और द लोडिंग को स्लो करेंगे कि चलने देंगे मतलब ऐसे ही, क्योंकि सर अपन मैनुअल में तो टाइम लगेगा ना मतलब कुछ करने में। यस, ये तो है, ये मेरे साथ शुरू शुरू के कंटेनर शिप में हुआ था कि उसका जो क्या कहते हैं उसे पासवर्ड था। अब उस वक्त तो इतना जमाना नहीं था कंप्यूटर्स का, पावर गई और लोडिकेटर बंद। अब जब उसको ऑन किया तो वो पासवर्ड मांगे, अब वो पासवर्ड कहाँ से लेके आए, अब प्रॉब्लम आ गई। तो फिर ठीक है, जब तक साथ साथ ट्राई कर रहे थे कि हिट एंड ट्राई करते हुए साथ साथ फिर लोडिकेटर का जो डेटा था, लोडिंग मैनुअल, कंटेनर शिप में तो मुश्किल नहीं होता, वहाँ पे तो उसने दिया कि ठीक है यार बे वाइज आपको सारा पता है, सीजी पता है, एलसीजी पता है कि कितना वेट यहाँ पे है, कितना वेट यहाँ पे है, कितना ये है। अब स्ट्रेस के लिए भी उसने दिया होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस, कि आपका कितना वेट है, कितना क्या है। बट ये है कि यस, अब जब मेरे को भी था तो इट टेक्स टाइम, तो पहले तो उसको लोडिकेटर को पढ़ना, उसकी कैसे कैलकुलेशन, उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये वही ना आपको सर, उसमें स्ट्रेस सर कैसे निकाल लेंगे एसएफबीएम उसमें, तो क्योंकि सर अपना जो चीफ मिड का मतलब जो कोर्स है उसमें एसएफबीएम ब्लॉक पे ही है, मतलब ब्लॉक टाइप शिप पे ही है, शिप पे तो है ही नहीं, तो सीखे ही नहीं था, तो मतलब हम सब उसको करेंगे कैसे। एग्जैक्टली अगर आप मेरे को पूछो तो मैं भी इसी लाइन पे था कि यार ये चीज़ तो चल रही है, बट सब हंसते थे, अरे यार ये शिप में हु बॉदर्स, कौन कैलकुलेट करेगा, लोडिकेटर है, नोबडी बॉदर्स। बट मेरे को भी आज पूछिए तो आई विल ऑल्सो लाइक टू सी कि मैं कहीं ना कहीं से इसका लोडिकेटर का, नॉट लोडिकेटर, लोडिंग मैनुअल, एंड ये जो कैलकुलेशन है कैसे होती है, कितनी मुश्किल है, मेरे माइंड में है बट मेरे को कोई मिल नहीं रहा जिससे मैं ये डेटा मंगा सकूं। और एंड आई कुछ ये कुड, बॉन्जिन सर, कुछ बॉन्जिन कर्व्स होती ना, कुछ बॉन्जिन कर्व उनसे निकलती है एसएफबीएम। या बॉन्जियन कर्व्स भी हैं, स्टेबिलिटी में भी उसने दिया होता है, बेसिकली लोडिकेटर मैनुअल में दिया होता है, ही गिव्स यू द फैक्टर्स, वो बेसिकली आपको फैक्टर्स दे देते हैं कि यहाँ पे कितना वेट है, इसको कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आपका बेसिकली अब शेयरिंग फोर्स बेंडिंग मोमेंट है क्या, आपका वेट कर्व, लोड कर्व, वही आपने ड्रॉ करना है। सिर्फ आपको इंडिविजुअल डिस्टेंस पे, फ्रॉम इंडिविजुअल डिस्टेंस पे आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो कि यहाँ पे इतना लोड है तो इस फ्रेम पे कितना स्ट्रेस आएगा, इस पे कितना, वो आपको फैक्टर दे देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वो फैक्टर दे देते हैं कैलकुलेट करने के लिए, उससे ओके आप सर। कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट इज़ लेंथी, इट इज़ वेरी लेंथी करने को। तो एरिया अंडर द कर्व, आप बताइए कौन से शेप में एरिया अंडर द कर्व चाहे हम कैलकुलेट करना, स्टेबिलिटी का कोई करता है, आपने अरे चलो वही नहीं, तो सर, बहुत टाइम लग जाएगा फिर तो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ जो हम पढ़ाई करते हैं इतनी किसको याद रहती है कि हाँ यार मैनुअल जाके हम करें। आप ये जो हम ड्राफ्ट सर्वे कहते हैं यही अगर मैनुअल करने को बैठे को कितना टाइम जाता है उसमें। हम्म। अब वी शुड गो फॉर द, ठीक है उनका कहना है, अभी सम सर्वेयर्स है उनके माइंड में
यार अगर ये चीज़ हो तो मैनुअल आपको आना चाहिए। आई एम अ पर्सन, यस। अब तो बैकअप सिस्टम आ गया ना। जब शुरू शुरू में जीपीएस आया तो सबके माइंड में ये था, नहीं जी नहीं, साइट तो चाहिए। जीपीएस है उसके साथ साइट भी लेनी है सेकंड ऑप्शन को। क्यों? अरे यार जीपीएस का क्या भरोसा है, फेल हो गया तो। फिर उसके बाद चलो 2 जीपीएस आए शिप में, फिर आज तो जीपीएस की भरमार है। अब लोगों के मन में ये चीज आती है कि हाँ जी, अरे फेल हो गया, देखेंगे ना, सब कुछ ही फेल हो गया तो तब क्या, बुक तो है, उसमें से पढ़ के कर लेंगे। सर पेपर चार्ट्स में भी ऐसा ही होता है, एग्डिस और पेपर चार्ट्स में दोनों में पोजीशन मारनी पड़ती है। नहीं अगेन चली आती है अपने आप, हाँ पुरानों में चली आती है अपने आप ऑटोमेटिक। हाँ, सी डिजिटल का तो मतलब पेपर चार्ट में भी साथ साथ में मारनी पड़ती है। अगेन वो हाँ वो अलग वो अलग। बट अगर आपके पास डबल है, बैकअप है, देन वी शुड नॉट वरी। क्या अगर हम कहें अब यार बैकअप ही फेल हो जाएगा तो फिर तो उसका तो कोई कोई सोल्यूशन नहीं, फिर तो सब कुछ ही फेल हो सकता है। फिर तो अर्थ अपना एक्सिस भी चेंज कर ले तो फिर क्या होगा, नहीं? तो दिन रात सब बदल जाएंगे। बट ये है कि यस, थोड़ा बहुत आपको बेसिक है कि अब मैं आपको एक, लेकिन सर उसको आंसर देना ही पड़ेगा ना सर, बैकअप पे फेल हो ही सकता है किसी भी शिप पे। यस तो उनको ये वो तो चीज सर एक्टिस वाले में पूछ लेते हैं कि अगर एक्टिस बैकअप फेल हो गया तो क्या करोगे, फिर वो तो कहीं भी पूछ लेते हैं वो। सबसे पहले कि यस आई विल चेक दैट इफ देयर इज अ बैकअप, नॉर्मली बैकअप इज गिवन, और उससे पहले मैं उसको करूंगा। बट ये है कि नहीं, आपके मन में ये चल रहा है कि आपको लोडिकेटर के सिवाय लोडिंग मैनुअल या कैलकुलेशन कर भी सकोगे कि नहीं करोगे, तो आप उसको कहना जी लोडिंग मैनुअल इज गिवन, उसमें से देन आई विल डू द मैनुअल कैलकुलेशन, इट विल टेक टाइम। सेकंड क्वेश्चन वो पूछ सकता है हैव यू डन इट एनी टाइम, क्या सॉरी अभी तक तो किया नहीं, अब चेयर पे बैठेंगे तो कर लेंगे। थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाइए उसको, कैसा क्यों नहीं कर लेंगे। लोडिकेटर या लोडिंग मैनुअल जो है, इट इज़ ऐसा तो है नहीं, उनको पता है किस टाइप के बंदों ने शिप चलाना है, तो हमारे हिसाब से ही बनाया जाता है सो दैट आई कैन, वी डोंट नीड IITians टू रन द शिप्स। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देते हो, दे गिव यू इन वेरी सिंपल वे, फैक्टर्स दे देते हैं, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। अगर हाँ के जी ये लोग करके दिखाओ क्या सर, फिर वो तो अब हमें भी प्रैक्टिकली देखना ही पड़ेगा। बट आई मस्ट पर्सनली फील कि आपके यहाँ पे जो सेशन में है, इफ़ आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू शो यू द, अब मेरे को इवन प्रोग्राम भी नहीं मिल रहा कि किसी को क्या कहते सर लॉकअप है, कॉपी नहीं कर सकते उसको, लोडिकेटर यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी अगर आप देख सको उसको चला सको, नथिंग लाइक इट, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल लाइफ। ये बाकी चीज़ें तो पढ़ने वाली तो, चलो बच्चे टाइम हो गया, मेरी भी क्लास है। ओके देन, तो ये मैं आपको भेज दूंगा, बाकी चीज़ें तो है नहीं, थोड़ा बहुत है लोडिकेट सर्टिफिकेट, तो यू कैन रीड दिस। थैंक यू सर। या थैंक यू सर। या वेलकम वेलकम। टेकन केयर, देन डेफिनेटली स्टील तो स्टील है, वो तो डिटोरिएट हो गई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये भी एक सिंपल चीज़ है कि अब एज अ CEO सर आई एम द पर्सन हु इज एक्चुअली टेकिंग केयर। तो मेरे को नॉलेज इन चीज़ों की है या नहीं है, यार इस स्टील स्ट्रक्चर को कैसे मेरे को इन अ परफेक्ट गुड कंडीशन में रखना है। So detrimental means tending to cause damage, and bulk carriers are used to transport coal. I hope you can read this slide, okay? All of you can read this, और मेरे को इसको enlarge करूँ? Can read sir, it's okay. 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 Now bulk carriers again used to transport coal, iron ore, grain, other bulk cargoes, and during this period 90 to 97, 25 bulk carriers sank with average age of 20.5 years. तो ये जितने भी एनालिसिस हुए दे फाउंड कि यस क्या, तो बल्क कैरियर का जो शिप्स का स्ट्रक्चर था दैट हैड डिटोरिएटेड। स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस मींस द कैपेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड और रेजिस्ट अ लोडिंग पैटर्न। अब लोडिंग पैटर्न हमने काफ़ी देखो कल डिस्कस कर लिया है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी लॉट ऑफ टाइम द एरर मैंने तो कुछ प्लान किया था बट टर्मिनल ने उसके ऊपर लोड किया, बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं था मेजर करने का कितना कार्गो लोड कर रहे हैं।
So this is due to effect of deterioration caused by fatigue or corrosion. Now again he says it is useful to practice or useful in practice to be able to predict when, where and to what extent both fatigue and corrosion will affect the structural integrity of a vessel in future times. अब ओवर कैरेज अदरवाइज अगर हमारा स्टील भी है, जैसे हमारा शिप का स्ट्रक्चर बना है, मोस्ट मेटल्स आर थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू रिवर्ट बैक टू द नेचुरल ओर. तो स्टील की भी यही टेंडेंसी है, इफ इट इज नॉट प्रोटेक्टेड, नॉट कोटेड, so it has also a tendency to go back to its natural state. Deterioration तो होगी. Indentations causing coating breakdown caused by excessive impact from the cargo grabs. अब कोटिंग तो कार्गो से भी ब्रेक होगी, ग्रैब से भी उसने चलना है, बुलडोजर्स ने भी चलना है, चाहे आपने उसको एक्स्ट्रा थिकनेस भी दे दी है टैंक टॉप को, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टील तो उसकी थिकनेस तो कम हो ही रही है. Therefore, the incident of coating breakdown on the under surface of tank top plating is related to the frequency of cargo changes. अब कार्गो भी चेंज हो रहा है, उसकी corrosiveness अलग-अलग है. Now, if you see even the effect of ore carriage, now ore is loaded just above the top of lower stools in line with the lower bulkhead plating. कल हम देख रहे थे कि यस कि आपका जो ओर है, आयरन ओर इज अ हैवी कार्गो, इट डजंट कम राइट अप टू टॉप. सो बेसिकली आपके जो लोअर स्टूल्स और द ट्रांसवर्स बल्कहेड्स के हैं वहीं तक आपका आयरन ओर आता है. एंड इंसिडेंट ऑफ मैकेनिकल डैमेज इज आल्सो लाइकली टू बी हायर इन द लोअर रीजन्स ऑफ द कार्गो होल्ड. बाकी कार्गो तो ठीक है नीचे आ जाता है, सो अप टू द लोअर स्टूल्स ओनली आपका जो ग्रैब्स ऑल दिस इक्विपमेंट इज वर्किंग. तो वहीं पे इंडेंटेशन है, वहीं पे आपकी जिसे कहते हैं कि इवन रिडक्शन इन द थिकनेस इन्हीं एरिया पे ज़्यादा हो रही है. एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटेक्टिव पेंट कोटिंग एंड कोरोजन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स विद इन द बल्क कैरियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स. अब इस कोरोजन को रोकने के लिए व्हाट ऑल वी कैन डू ऑन द शिप. नाउ इट इज़ नॉट ओनली वन मैन ची वो सर आपके पास कोई मैजिक की छड़ी तो है नहीं कि हाँ जी आपने ओवरनाइट किया तो सब पेंट भी हो जाएगा. यू नीड सप्लाई, कॉस्टिंग, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व. वेदर availability of these holds. All the time you are carrying cargo, you have hardly any time because you have to prepare the ship for the next voyage, for the next cargo. So paint coating is, it is protection जो है इतना कहना बहुत easy है, but long run में उसको करना, maintain करना, it is little tough job. So exposure to porous cargo, sea water, enclosed atmospheric environment, because we are washing the holes also, we are exposing the metal to the sea water also. And paint coating भी broken down है, तो naturally corrosion तो ज़्यादा होगी हो. And due to these bulldozers and your payloaders, जब वो चलेंगे कार्गो को स्वीपिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनका एब्रेशन इफेक्ट, they all contribute what we call the deterioration at various locations. Now, based on an understanding of the corrosion process occurring within each environment and consideration of this ship's operation, there are some parameters which have been identified to influence corrosion. अब ये क्या क्या parameters हैं? 1. Cargo ratio, ballast ratio, trade route, coal corrosives, cargo की corrosiveness, frequency of cargo changes, and type of corrosion protection है structural member की location. अब lower members of the structure जो आपके tank top या lower stools हैं, they are getting more affected as compared to the upper stools or upper areas of the hold. अब जो International Association of these classification societies, they concluded class हैं, they also do a lot of research, they also study, they also advise the ship owner. They have found out that most of the vulnerable areas are the bulkhead between number 1 and number 2 holds at the forward end of the vessel and the double bottom of the ship at this location. अब उस पर स्ट्रेस भी ज़्यादा है, स्लॉशिंग इफेक्ट भी हो सकता है टैंक टॉप्स में, आई मीन इन द डीवी टैंक्स.
सो इसीलिए उन्होंने इसको प्रपोज किया कि ड्यूरिंग स्पेशल सर्वे ऑफ द शिप्स पर्टिकुलर अटेंशन शुड बी पेड टू दीज एरियाज एंड वेयर नेसेसरी रीइंफोर्समेंट शुड बी कैरीड आउट। अब ये आपके ऊपर आ जाता है, यू आर ऑन द शिप, whenever any survey is carried out, especially the forward area of the ship, number 1 hold, number 2 hold and respective double bottoms, that उनकी इंस्पेक्शन जो है सर्वेयर्स ऑफ कोर्स दे विल डू। आप भी इंस्पेक्शन करते हो, टैंक इंस्पेक्शंस करते हो, होल्ड इंस्पेक्शंस करते हो, सो पे स्पेशल अटेंशन टू दीज एरियाज। दे आर मोल्ड, दे आर सर वहाँ पे ज्यादा स्ट्रेसेस क्यों होते हैं सर? या बिकॉज द शिप इज मूविंग। सो अगर आप देखिए, अगर आपकी जो बेंडिंग है वो भी ज़्यादा आगे ही होगी। एंड शिप जो है, अगर कोई भी उसका इफेक्ट देखिए, फर्स्ट ही इज वाटर इम्पैक्ट उसको आगे ही मिल रहा है। एंड पिचिंग में भी इफेक्ट अगर आप देखिए, शिप्स जो बहुत लंबे शिप्स हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा है, उनकी फ्लेक्सिंग देखिए। अब फ्लेक्सिंग से क्या हो रहा है, बेसिकली मेटल जो है, जो आपका स्टील है, बेसिकली वो भी बेंड होता है, फिर सीधा होता है, फिर बेंड होता है, फिर सीधा होता है। तो दीज एरियाज आर, दैट्स व्हाई दे बिकम मोर वल्नरेबल, कि चाहे उनका नीचे सर कोलिजन बल्कहेड सस्टेन करती है ना सर? या कोलिजन बल्कहेड इज बेसिकली टू स्टैंड द इम्पैक्ट, कि बाई चांस अगर आपका सीधा शिप इज डिजाइन कि ठीक है, हमको पता है शिप चल रहा है, ये नहीं है कि कोलिजन होगा नहीं। कोलिजन बल्कहेड का तो एक पर्पस ही है कि इन केस द इम्पैक्ट टेक्स प्लेस द एरिया गेट्स फ्लडेड। शिप कब, when the ship will go down, when progressive flooding takes place. I think मैंने आपके साथ किसी क्लास में डिस्कस किया था। यस, शिप्स का जो डिज़ाइन है टुडे, द क्लासिफिकेशन, जो नेवल आर्क्स जो डिज़ाइन कर रहे हैं, दे ऑल्सो नो वेदर we are exposed to bad weather, we are exposed to the fog, we are exposed to the collisions, the ship is exposed to these things can happen. अब उसने कहा यार ये कोलिजन हुआ तो इसका मतलब इतना होल्स स्ट्रक्चर जो है शुड नॉट गो डाउन, व्हाई इट शुड गो डाउन। तो शुरू में जैसे था कि ठीक है यार, ये होल्ड अगर आपका जिसे कहते हैं डैमेज होता है, फ्लडिंग होती है, ये तो ना एक होल्ड फ्लड हुआ तो मतलब पूरा का पूरा इतना 300 मीटर लंबा जहाज जो है शी विल गो डाउन, फिर आपका ये स्ट्रक्चर क्या होगा। अब इसी चीज को देखते हुए कोलिजन बल्कहेड का तो बेसिक फंडा ये था कि इन केस द कोलिजन टेक्स प्लेस, वैसे तो जो फॉरवर्ड पार्ट है दैट इज एक्स्ट्रा स्ट्रेंथन टू टेक दिस इम्पैक्ट, बट कोलिजन तो कोलिजन ही है। देन ही सेज कि अच्छा भी ठीक है, फॉरवर्ड को होने दीजिए, फोर पीक एरिया को फ्लड होने दीजिए, कुछ नहीं होगा उससे। शी स्टिल हैज गॉट एक्स्ट्रा रिजर्व बुओयंसी टू विथस्टैंड फ्लोटिंग। तो कोलिजन बल्कहेड की अगेन स्ट्रेंथनिंग, ये भी आपके नेवल आर्क में वेरी कॉमन क्वेश्चन है, एंड इट इज वेरी, आई विल से यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पर्पस क्या बनाने का, फिर आप समझ जाओगे बनाया कैसे जाता है। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग आपके पास स्ट्रिंगर्स आर देयर, लॉट ऑफ स्ट्रिंगर प्लेट्स आर फिटेड, ताकि प्रोग्रेसिव फ्लडिंग ना हो। क्योंकि अगर ये कोलिजन बल्कहेड अगर आपका पेनिट्रेट होता है या ब्रेक करता है, नंबर 1 कार्गो होल्ड, उसका बल्कहेड कैनॉट स्टैंड, नंबर 2 नेक्स्ट आ गया, नंबर 2 दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव फ्लडिंग, देन डेफिनेटली द शिप की बैकबोन जाएगी, देन शी विल गो डाउन। बट अगर मैं यहाँ पे जो कोलिजन बल्कहेड जिसे हम कहते हैं उसको मैं एक्स्ट्रा स्ट्रेंथन कर देता हूँ, समथिंग टेक्स प्लेस, ठीक है, फॉरवर्ड एरिया को होने दीजिए, फ्लड कुछ नहीं होता। लॉट ऑफ टाइम यू हैव सीन इट इज नॉट ओनली कोलिजन, समटाइम्स द शिप्स गो एंड हिट द जेटी, यार इंजन फेलियर हुआ, ठीक है, बल्बस बाव डैमेज होता है, 4 पीक फ्लड हो जाता है, कुछ नहीं होता, रुक जाएगा। कोलिजन बल्कहेड का यही तो पर्पस ही यही है बनाने का। इसलिए आपको कभी भी एनी, ऑफ कोर्स आई डोंट विश, गॉड फॉरबिड, नेवर, इट शुड नेवर हैपन विद एनीबॉडी, बट अगर आपके पास होता है तो आपने सबसे पहले यही चेक करना है कि ठीक है यार कौन सा एरिया पंचर हुआ है, फॉरवर्ड है नंबर 1, तभी कहते हैं ना, आपने देखा होगा इमरजेंसीज आपने पढ़ी होगी कि यस यू इमीडिएटली स्टार्ट चेकिंग द अदर होल्ड्स, अदर टैंक्स। प्रोग्रेसिव फ्लडिंग तो नहीं हो रही, प्रोग्रेसिव फ्लडिंग हो रही है, बेटर लीव द शिप, शी इज गोइंग टू गो डाउन। मास्टर बनोगे, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन, वेदर टू लीव और नॉट टू लीव।
तो इसीलिए ड्यूरिंग दिस स्पेशल सर्विस हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बनती है. वी शुड नॉट लीव इट अप टू द सर्वेयर बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द शिप डे टू डे. आई एम इंस्पेक्टिंग दिस एरिया, आई एम गोइंग ओवर दिस एरियाज. तो मेरे को सर्वेयर से ज़्यादा नॉलेज है. वो तो बेचारा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए है. हाउ मच ही कैन एग्जामिन. तो इसलिए एज अ चीफ ऑफिसर कि यस व्हेन यू डू द इंस्पेक्शन, अब आपकी जो इंस्पेक्शन का जो लेवल है इट इज़ नाउ अबव सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, एवरीवन. स्लोली स्लोली जैसे जैसे आप इंस्पेक्शन करोगे यू नोटिस. नाउ यू हैव सीन यस्टरडे मैंने इसीलिए आपको स्ट्रक्चरल मेंबर्स दिखाए थे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं. एंड अगर आप उसको देखते हो वंस यू नो देन यू नो हाउ टू रेक्टिफाई. इंस्टेड कि मैं उसको छोड़ दूं, अगर मैं ना देखूं या मेरे को पता ही नहीं है मैंने कि यार कहाँ पे क्या हो सकता है, फिर तो प्रोपेगेट होगा. And mechanical damages caused by improper handling of cargo equipment will lead to small pocket indentations. अब आप जब डीबी की इंस्पेक्शन करोगे यू लुक एट द टॉप, यू लुक एट द अंडर डेक एरिया व्हेन यू गो इन द टैंक. वहाँ पे आपको इंडेंटेशंस वहाँ पे सबसे क्लियर दिखेंगी बिकॉज एज इट इज डीवीज आर पेंटेड विद लाइट ग्रे अपॉक्सी. एंड जैसे इंडेंटेशन होगी वहाँ पे डबल इफेक्ट होता है इस इंडेंटेशन का, मैकेनिकल डैमेज का. क्या, एक तो उसने जैसे ही ग्रैब या बुलडोजर जो भी है उसने अगर टैंक टॉप इंडेंटेशन की, उसका इफेक्ट नीचे आपके जो डबल बॉटम है उसकी उसने अपॉक्सी कोटिंग को ब्रेक कर दिया. एंड अपॉक्सी कोटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब तक तो इंटैक्ट है तब तक तो इट गिव्स अ वेरी गुड प्रोटेक्शन कोरोजन के लिए. बट जहाँ पे लोकलाइज अगर वो कोटिंग ब्रेक हुई फिर द रेट ऑफ कोरोजन इज डबल. एंड कोरोजन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट जहाँ पे आपकी कोटिंग ब्रेक हुई है. एंड यू सी योर कि ऊपर तो ठीक है चल रहा है कि ठीक है यार कोई बात नहीं थोड़ी सी इंडेंटेशन हुई है, बट इसका इफेक्ट आपके नीचे जो आपका डबल बॉटम चल रहा है उसकी हालत जल्दी खराब होनी शुरू हो जाएगी. एंड इसीलिए अब आई नो दैट आई ऑल्सो गॉन थ्रू मैनी ईयर्स आई हैव स्पेंट. यार उन टैंक्स को देखना, सब कुछ करना, रिपोर्ट बनानी तो ठीक है, अब उसको रेक्टिफाई करना इट इज ऑल्सो अ बिग जॉब. टचअप भी करना. लॉट ऑफ कंपनीज आई थिंक यू आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, अगर इफ यू वर्कड ऑन द ओल्ड शिप्स लॉट ऑफ टाइम द कंपनी ऑल्सो सेंड्स राइटिंग गैंग, 2-3 बंदे भेज देंगे अपग्रेडेशन ऑफ द बैलास्ट टैंक्स. ये इसीलिए होता है. यस सर. अब यहाँ से है कि अगर हम इन छोटी चीज़ों को करें तभी है कि यस कि एज अ ड्यूटी ऑफिसर राइट फ्रॉम द क्रू टू ड्यूटी ऑफिसर अगर हम इतनी उनको ट्रेनिंग दें कि यार देखो स्टीविडोर है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड. उनके पास तो एक शिप आया दूसरा आया, आई मीन देर एक ह्यूमन टेंडेंसी है. जो चीज़ किसी की पर्सनल है वो तो बहुत केयर करेगा, जो किसी दूसरे की है ही इज लीस्ट बॉदर्ड. तो व्हेन दे आर लोडिंग द शिप दे आर लीस्ट बॉदर्ड, और ना ही उनको नॉलेज होती है. तो इसलिए व्हेन एवर योर शिप्स आर बीइंग लोडेड और डिस्चार्ज तो आपने यही आपकी एक जैसे कहते हैं ना एक इफ़ यू आस्क मी कि आपकी जो नॉलेज है यहाँ पे हाउ टू हैंडल दीज पीपल, कि आपने उनसे काम कराना है, लड़ना भी नहीं है. एंड ये भी कहने कि नहीं भैया ज़रा ठीक से काम करो, डोंट डैमेज द शिप. छोटी छोटी चीज़ें आपने देखी होंगी. कंटेनर शिप्स आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ टाइम आर्गुमेंट्स, दे यूज्ड टू थ्रो दिस फ्लैशिंग मटेरियल ऑन डेक, वेरी कॉमन. एंड मुश्किल है उनको मनाना ही बिकॉज उनकी नॉलेज ही उतनी है, उनसे तू मैं भी नहीं कर सकते. फाइनली एक स्टेज मेरे पास भी आई कि आई गॉट फेड अप, देन आई कॉल्ड द स्टीविडोर, उसको एक लेटर थमाई उसका जो हेड था कि भाई आफ्टर रिपीटेडली एडवाइजिंग यू नॉट टू डू दिस बट आई हैव फेल्ड in having you rectified this and now these are the damages which has occurred, you will be liable to rectify as per the company policy. उसमें लिख दिया इतना material has gone in the water and the ship's decks and hatch covers they are epoxy coated which need a complete जिसे कहते हैं renewal of the epoxy coating which will be on your account. फिर वो चुप हो जाते हैं, ये लोग कर लो भैया, मेरा काम तो ये है, मैंने कंपनी को भेज दी एक सीसी, चाहे भेजी चाहे नहीं भेजी, 4 सीसी लिख दी नीचे, एजेंट कंपनी चार्टर दिस एंड दिस, कि भाई इन्होंने इतना पेंट डैमेज किया है. अब आपकी मर्जी है, आप सुनते हो सुनो, ना सुनते ना सुनो. तो ये सारे एक दीज आर द मेथड्स.
कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर शिप, कि भाई अननेसेसरी उसको डैमेज ना करो, उसको ठीक ठाक से आराम से अपना काम करो। Same way, non-inspection of cargo holds after completion of discharge will lead to ignorance regarding such damages, which can be arrested if action is taken immediately. Now, I know that कि chief officer की life, you have to keep watch also. तेरा दुनिया भर का काम है आपके पास, तो ये भी आपकी जो प्लानिंग है कि यस यार ये प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने अपने पीएमएस में या कैसे फिट करना है कि यार मेरे को एक होल्ड खाली मिलता है, 2 होल्ड खाली मिलते हैं, जैसे भी हम इसकी इंस्पेक्शन करते हैं, जो भी मैं कर सकता हूँ। अगर आप प्लान करते हो, प्रोजेक्ट दिस इन योर मेंटेनेंस शेड्यूल टू द कंपनी सुपरिटेंडेंट, दे विल बी हैप्पी, आस्क देम द असिस्टेंस। आपको एक्स्ट्रा पेंट चाहिए, अगर आपको एक्स्ट्रा बंदा भी चाहिए, लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन कि कैप्टन साहब बोलते ही नहीं है कंपनी, ये आपके लेवल पे है, चीफ ऑफिसर लेवल स्टार्ट की सर ये होल्ड्स है, मैंने इंस्पेक्शन की है, चाहे एक को कीजिए, 2 आपके कॉन्ट्रैक्ट में 2 होल्ड भी आपने इंस्पेक्ट कर लिए, एटलीस्ट दूसरा चीफ ऑफिसर 2 और को अपग्रेड करेगा, दूसरा चीफ ऑफिसर और 2 को करेगा, तो साथ के साथ होल्ड हो जाएंगे एक दिन अपग्रेड। So tank top indentations will filter to show up in way of DB tank, deck heads, leading to corrosion at later stage. Show up तो करेंगे, but उसका जो effect होगा, it is double. A first class DB tank nicely epoxy coated, सत्यानाश हो जाएगा. Improper driving of forklifts can damage access ladders, losing bilge cover plates, very common. ले जाते हैं bilge cover plates, कई बार ग्रैब भी उठा के ले जाएगा, बुलडोजर ने उसको किया, because they can't see. हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम। Now some other factors for damages: deviation from limits stipulated in approved loading manual, leading to overstressing and failure of ship structure. Loading in shallow depths, high stress is not supported by adequate buoyancy thrust. High loading rates causing significant overloading within a very short frame of time. Asymmetric cargo ballast distribution, जिसे हम कई बार टॉर्शन भी कह देते हैं, बल्क कैरियर्स में भी टॉर्शन है, एक तरफ वो लोड कर रहा है, दूसरी तरफ उसको बैलेंस कर देता है, चाहे ठीक है बाद में ट्रिमिंग ऑफ द कार्गो, यहीं पे ट्रिमिंग का ये पर्पस भी है, ट्रिमिंग कार्गो एज्यूम्स इंपॉर्टेंस फॉर एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स। अब आपने ऑफिस से बैठ के ये सारा काम चलाना है, यही आपकी एफिशिएंसी है। जो भी आपके पास है कि हाँ यार उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो जरा, यस सब अपना अपना काम अगर रिलीजियसली करेंगे, शिप रिमेन्स इन अ गुड कंडीशन। एज अ चीफ ऑफिसर यू कांट रन अराउंड अलोन। Lack of ship-shore communication, unplanned ballast water exchange in partially loaded condition, extra stresses definitely. Prevention of such damage includes vessels to adhere to ESP of inspections. तभी ये ESP है, enhanced survey programs, bulk carrier tankers. It is good, ठीक है यार, let the class examine, let them find out early stage पे and recommend to the owners कि भैया इसकी रेक्टिफिकेशन करो। Now what are the actions to avoid detrimental effects? अब सबसे पहले तो है कि यार ये फ्रैक्चरिंग वगैरह कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे मैंने ध्यान देना है। डेक पे चले, नीचे घूम के फिर के आ जाएं, अगर हमें पता ही नहीं है तो विल से सर एवरीथिंग इज गुड, ओके। So fracturing of the structural members of a transverse bulkhead or bulk carriers are the side shell plating, connection of bulkhead plating to side shell, connection of side shell frames and brackets to shell plating and hopper side tank plating. This can be done by close-up examination. अब दूर से तो दिखता नहीं है, दूर से तो ठीक। Now you have seen these hopper tanks. कई बार आपको लैडर से जाना पड़ेगा। और बेस्ट मैंने दिखाया था कि यस वहाँ पे अगर रस्ट स्ट्रीक्स आते हैं, रस्ट का ज़्यादा साइन दिखता है, दैट मीन्स कोरोजन का क्रैक का सबसे पहली इंडिकेशन ही हुई है। जैसे ही क्रैक होगा वहाँ पे कोरोजन विल सेट इन। कनेक्शन ऑफ साइड शेल फ्रेम एंड एंड ब्रैकेट्स टू साइड शेल प्लेटिंग एंड टॉप साइड प्लेटिंग। अब ये एरियाज आर एक्सेसिबल नहीं है, दे आर नॉट सो इजीली एक्सेसिबल।
Now, action to control the structural stresses and fatigue, routine plan maintenance, inspection of structural members. आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि व्हाट आर द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स की आपने देखा है, इसको रोजाना लोडिंग, फटीग। अब इतना मैंने अगर जान लिया, नाउ डेफिनेटली आई कैन टेक एक्शंस टू कंट्रोल द स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस एंड फटीग। रूटीन मेंटेनेंस मींस इंस्पेक्शन, वॉशिंग, क्लीनिंग। उसके बाद का टाइम है तो कोटिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ससेप्टिबल एरियाज प्रोन टू फटीग एंड स्ट्रेसेस। फटीग है क्या बेसिक? आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी प्लेट को पकड़ते हो, उसको आप बेंड करते जाइए 4-5 बार, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर आप थोड़ा बेंड करते हो कुछ नहीं होता। कई बार हमने कहीं प्लेट को काटना भी होता है, थोड़ा सा हम काट के उसको 4-5 बार बेंड करेंगे, टूट जाती है। शिप स्ट्रक्चर में भी यही, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली लोडिंग डिस्चार्जिंग। वो प्लेट बेंड होती है, फिर सीधी होती है, ब्लेंड होती है, फिर दैट मीन्स इट इज बेसिकली गेटिंग फटीग्ड। फटीग का भी एक टाइम साइकिल है, लाइफ साइकिल है, कि कितने टाइम ये बेंड होगी विदाउट डेवलपिंग एनी क्रैक और ब्रेकिंग। नॉर्मली बल्क कैरियर्स आर मेड फॉर 20 ईयर्स। या 20 ईयर्स तक ठीक है, इनकी कार्गो लोडिंग जो भी बेंडिंग हो रही है कुछ नहीं होगा। बट उसके बाद अगर मैं इंस्पेक्शन करता हूँ, उसका ओनली सोल्यूशन इज रिप्लेसमेंट। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ससेप्टिबल एरियाज prone to fatigue and stress, ensure accessibility of areas to be surveyed due regards to the area under inspection, reaching, cleaning, लाइट, तभी उसकी अच्छी इंस्पेक्शन होगी। अदरवाइज तो छोटा सा क्रैक है, चलो यार नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, ऑल गुड। केयरफुल प्लानिंग ऑफ सर्विस टू बी अंडरडन विद ऑल पर्सनल इन्वॉल्व। ऑल पर्सनल इज राइट कि आपके शिप ओनर जो हैं वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं, सुपरिटेंडेंट्स कितना इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए आज के हार्मोनिक सिस्टम ऑफ सर्विस किया, ड्राई डॉक में आता है जहाज, दैट इज द बेस्ट टाइम, सब चीज़ इंस्पेक्ट कर दो एक ही साथ। And where fracture is found in main hull structure on one side of the ship, try to see the other side also. Corresponding structure on opposite side should be examined to see similar fatigue has occurred. Fractures of this nature are of concern. काफी कॉमन है, एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। हमारे तो इवन आई रिमेम्बर पीवीसी क्लास शिप्स, हमारे टैंकर्स थे एससीआई के, ऑल द पीवीसी फेलोज जिन्होंने लिया था उनके नाम पे टैंकर्स बनाए थे। अब शुरू में टैंकर्स आए तो एक टैंकर के आई रिमेम्बर आई वाज ऑन अरुण खेत्रपाल, तो वी फाउंड सम क्रैक्स इन द टैंक्स, कि उनके जो अंदर स्ट्रक्चर था उसका, इट वाज अ थिक वेब वीव। जब वो लॉन्गिट्यूडनल्स को ज्वाइन कर रहे थे, तो ज्वाइनिंग एक सिंपल, इट्स अ क्रॉस, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस वेब फ्रेम ज्वाइन करता है, तो उसका ज्वाइनिंग इज एन आर्ट, क्योंकि एक ही थिकनेस अलग है, एक ही थिकनेस अलग है, दो डिफरेंट थिकनेस की मेटल्स को ज्वाइन करना भी एक आर्किटेक्चर है। वहाँ पे वो क्रैक करते, तो उसको नोट किया, डेवलप उसको साफ किया एरिया को पूरी उसकी। उस वक्त तो आई थिंक हमारे पास कैमरे वगैरह तो नहीं थे, ऑफिस को भेजा, ड्राई डॉक जॉब, ठीक है अभी इसको करेंगे। सो इमीडिएटली कंपनी की इंटेलिजेंस देखी, उन्होंने सारे सिस्टर शिप्स को मैसेज भेजा, फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी प्लीज हैव द इंस्पेक्शंस ऑफ दीज एरियाज। नॉट ओनली कि उसी शिप को कि दूसरे टैंक में, तीसरे टैंक में, ऑल सिस्टर शिप्स कि भैया ये चीज़ देखिए, इस शिप में हुआ है, आपके शिप में भी हो सकता है। एंड फिर उसकी आई हैड सीन दैट अरुण खेत्रपाल की ड्राई डॉक मैंने की थी, तो उसको कैसे फिर अगेन कि यार अब इसका सोल्यूशन क्या। फिर उसने बताया कि देखो ये एक प्लेट मोटी है, एक पतली है, इसको कैसे ज्वाइन करना है। तो ये भी एक चीज़ हो जाती है। Now, fatigue cracking of steel structure. Fatigue cracking occurs at points such as hatch covers where stresses are locally high. And such cracking is the result of cumulative damage caused by cyclic loading of structure, invariably starts at welded joints.
ये चीज़ अगर आपने चीफ ऑफिसर के लेवल से शुरू होती है, ये आपको काम कब आएगी? टुमारो व्हेन यू बिकम सुपरिटेंडेंट। ये नॉलेज तब आपकी काम आएगी। फिर ऑफ कोर्स आप गेन करते जाओगे जैसे जैसे ड्राई डॉक्स कराओगे कि कौन सा वेल्ड को इंस्पेक्ट करना है, कौन से वेल्ड का अल्ट्रासोनिक कराना है, कौन से वेल्ड में क्रैक हो सकता है। Life, this is intelligent job. Fatigue, life is the time required in service for structure to experience enough stress cycles for a crack to occur. A bulker is designed that with proper maintenance, cracking should not occur until a fatigue lifespan of 20 years. If proper maintenance. And fatigue lifespan once used up cannot be regained except replacement. They open up the joints. बैक गाउजिंग करके उसको वापस रिफिल किया जाता है। Therefore, it is very essential that the welded joints of an overstressed structure are replaced before proceeding with the life exterior surveys program. So surveys are important. उनके पास knowledge भी है, experience भी है, and they can pinpoint कि हाँ भाई इस शेप में ऐसा हुआ था, इस शेप में भी ये एरिया देखो, जो हमारे पास कम होती है नॉलेज, हम तो अपने शेप पे लिमिटेड। So fatigue cracking have been most frequently observed in bracket toes at connection of the main frames to the hopper and topside tanks. आप ये क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, प्रैक्टिकली भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन में लिख सकते हो कि यस दीज आर द एक्शंस, कि यस दीज आर द प्लेसेस वहाँ जहाँ पे फटीग क्रैक्स जो है डेवलप होने के चांसेस हैं। एंड इन बाउंड्रीज ऑफ द वर्टिकली corrugated transverse bulkheads with upper stools and lower stools and topside tanks. A major barrier preventing again corrosion, structural deterioration due to corrosion. उसके एक्शन क्या है, उसके अवॉइडिंग एक्शन क्या है? A major barrier preventing structural deterioration on ships in very corrosive environment is again coating, old coating. And since the establishment of this enhanced survey program, water ballast tanks and cargo holds of new ships must be fully coated. Such coating should be hard coating and preferably light in color. देखो आप light in color क्यों बोल रहे हैं? रस्ट क्रैक आएगा तो इमीडिएटली वहां पे रस्ट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, आप उस एरिया को एग्जामिन कर सकते हैं। If coatings are kept in good condition, structure will be effectively protected. तो आपका straight way आपके पास आंसर भी आ गया, how to avoid these detrimental effects due to corrosion by proper coating of the structure. And ship staff therefore should meaningfully report the condition of tank hot coating during routine inspection and safe to be documented in the company PMS. अब यहाँ पे है कि इसके how the companies operate. If the companies operate, they keep the officers, they know how to retain the officers,